हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अमित शर्मा और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था 9th क्लास का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसका सेकंड पार्ट। इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे वो आपको बोर्ड पर इस तरफ लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक जो जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल। उसके बाद दूसरा टॉपिक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करेंगे। चौथा है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो सेल में किस तरह के फंक्शन परफॉर्म करती है। और पांचवा टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस वीडियो का क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से हो पाती है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन ए सेल। देखिए, हम लोगों ने पिछली वीडियो में सेल थ्योरी के बारे में पढ़ा था और सेल थ्योरी को पढ़ते वक्त हम लोगों को एक पॉइंट बताया गया था, आप लोगों को एक पॉइंट मैंने बताया था कि ईच सेल कंसिस्ट ऑफ सम सब सेलुलर स्ट्रक्चर, यानी कि हर सेल जो है वो कुछ सब सेलुलर स्ट्रक्चर, कुछ उससे भी छोटे स्ट्रक्चर्स की कॉम्बिनेशन से बना होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल के अंदर हम उसी कंसेप्ट को पढ़ेंगे कि एक सेल जो है वो किस तरीके से बनाया गया है, किस तरह के सब सेलुलर स्ट्रक्चर उसके अंदर प्रेजेंट है, किस तरीके से उस सेल को मैनेज किया गया है। तो सबसे बेसिक पॉइंट अगर हम बात करें यहां पर, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ, सबसे मेन पॉइंट जो है वो क्या है इसमें, ईच सेल वेदर इट इज ऑफ ए प्लांट सेल और एनिमल सेल, ईच सेल कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन कंस्टिट्यूएंट्स। हम लोगों ने उस पॉइंट में भी बात की थी। सबसे पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे हम सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। दूसरा न्यूक्लियस, जिसे हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं या कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल भी बोल देते हैं। और तीसरा है साइटोप्लाज्म। देखिए, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये तीन मेन कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं किसी भी सेल के। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम इन तीन पॉइंट्स के बारे में पढ़ते हैं और आगे जितने भी ये पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ये सारे के सारे अंडर दिस हेडिंग है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि हम सेल के अंदर प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, उनको एक एक करके स्टडी करेंगे। ठीक है, अब आप यहां पर बात आ जाती है कि सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम समझ गए, न्यूक्लियस भी हम समझ गए, साइटोप्लाज्म भी हम समझ गए, लेकिन सेल के अंदर और भी कई तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या गोल्गी अपरेटस है या राइबोसोम्स है, कई तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उनमें से आपने किसी का नाम नहीं लिखा है, तो मैं आप लोगों को ये चीज क्लियर कर देता हूं कि हमने यहां पर जो थर्ड नेम लिखा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म जो है ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ और न्यूक्लियस के बाहर की तरफ, कहने का मतलब सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो एरिया है उसको साइटोप्लाज्मिक एरिया कंसीडर किया जाता है। और साइटोप्लाज्म के दो कंपोनेंट्स होते हैं, इस चीज को ध्यान रखिए। साइटोप्लाज्म के क्या है, दो कंपोनेंट्स होते हैं। पहला जो लिक्विड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं साइटोसोल और दूसरा जो पार्ट होता है वो होते हैं सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, पहला पार्ट है साइटोप्लाज्म का साइटोसोल और दूसरा पार्ट सेल ऑर्गेनेलीज, यानी कि जो साइटोप्लाज्म है वो इन दोनों की कॉम्बिनेशन को बोला गया है। इसी में साइटोसोल तो हो गया लिक्विड पार्ट, और जो सेल ऑर्गेनेल्स यहां पर हमने लिखा है इसी में बाकी सब सेलुलर स्ट्रक्चर जो है वो आ जाते हैं, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपरेटस है या राइबोसोम्स हैं या लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं या प्लास्टिड्स हैं, वो सब सेल ऑर्गेनेल्स
की कैटेगरी में आते हैं। और सेल ऑर्गेनल प्लस साइटोसोल को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। इसलिए हम लोग अलग से इनको नहीं लिखते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल को हम स्टार्ट कर चुके हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, किस पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम इसमें एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो कौन सा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसा कि अभी बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इसे हम क्या बोल देते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोल देते हैं। ठीक है, दिस टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉइन्ड बाय two scientists, Nageli and Kramer. Nageli and Kramer in 1855। नेगेली और क्रेमर नाम के दो साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने फर्स्ट टाइम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा। ठीक है, यानी कि ये जो टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कॉइन की। ठीक है, अब वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या। हम लोग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है सेल के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को जब हम स्टडी करते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या वो देखिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए flexible, selectively permeable, thin, delicate outer covering of a cell which separate out which separates the internal constituents of a cell from external environment। ठीक है, देखिए डेफिनेशन थोड़ी लंबी लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत ही इजी है अगर हम इसको समझें। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक फ्लेक्सिबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, थिन, डेलिकेट आउटर कवरिंग है। सबसे पहला पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये है, ये क्या है, आउटर कवरिंग है किसकी, सेल की। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ आउटर कवरिंग ऑफ ए सेल। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज कैसी हैं कि वो फ्लेक्सिबल है। वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, वो इजीली मूव कर सकती है, बेंड कर सकती है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, फ्लेक्सिबल। दूसरा सिलेक्टिवली परमिएबल है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है कि इट अलो सम ऑफ द सब्सटेंसेस टू पास थ्रू इटसेल्फ। ठीक है, ये क्या है, सिलेक्टिवली परमिएबल। अब सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि ये एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो अपने थ्रू कुछ चुनिंदा पार्टिकल्स को ही या कुछ चुनिंदा केमिकल्स को ही मूव करने देगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोला गया है। ठीक है, और इसका काम क्या है फिर, it separate the internal constituents of a cell। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या हो गया, एक तो वो आउटर कवरिंग है। ठीक है, वो क्या कर रही है, एक सेल के अंदर का जो भी मटेरियल प्रेजेंट है, एक सेल के अंदर जिस भी तरह का मटेरियल प्रेजेंट है, जिस भी तरह की रिएक्शंस उस सेल के अंदर हो रही हैं, उनको सेपरेट आउट कर देती है, किससे, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से।
यानी कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करने का काम करती है। मैं एक बार फिर से इस डेफिनेशन को रिपीट कर देता हूं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, थिन, डेलिकेट outer layer, outer covering of a cell which separates out the internal constituents or internal environment of a cell from the external environment. ओके, मेरे ख्याल से डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। तो हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अब जान चुके हैं कि वो क्या है। वो एक सेल की आउटर कवरिंग है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या है कि वो फ्लेक्सिबल है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, थिन भी है, डेलिकेट भी है और साथ ही साथ वो इंटरनल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट आउट करने का काम करती है। ओके, तो ये बात है यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन वास्तव में है क्या। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो आ जाता है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर का, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, मैं यहां पर हेडिंग लिख देता हूं, स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है स्टूडेंट्स वो बनी होती है दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स से। ठीक है, दो मेन कैटेगरी है बायोमोलिक्यूल्स की, एक लिपिड्स और दूसरे प्रोटीन्स। ठीक है, तो सीधे सीधे तौर पर मैं यहां पर लिखूं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ a bilayer of lipids and two layers of proteins। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से बनी है और ये जो दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं ये लेयर्स की फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस तरीके से अरेंज होते हैं मैं आपको डायग्राम बना करके दिखा देता हूं। यहीं पर बना लेते हैं इसको। देखिए, हमने बात की लिपिड्स की। ठीक है, तो लिपिड्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस तरह के स्ट्रक्चर्स से। ये हम लोगों ने डायग्राम बना दिया है। तो हम लोगों ने क्या बोला यहाँ पर, बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। बाइलेयर ऑफ लिपिड्स में देखिए, एक लेयर लिपिड की ये और दूसरी लेयर लिपिड की ये। ठीक है, लिपिड के मॉलिक्यूल्स की दो लेयर हैं, इसीलिए इसको बोला गया है बाइलेयर। लिपिड्स की कितनी लेयर है, दो लेयर है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। ठीक है, तो हमने यहां पर दो लेयर्स आपको दिखा दी हैं जो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में प्रेजेंट हैं। ये है लिपिड
बाइलेयर। एक चीज और मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि ये जो लिपिड्स यहां पर बोले जा रहे हैं ये स्पेसिफिक लिपिड्स होते हैं, इनको नाम दिया जाता है फोस्फोलिपिड्स। किस तरह के लिपिड्स हैं? These lipids contain phosphate group in their chemical structure। इन लिपिड्स की या इन फैट्स की केमिकल कंपोजिशन में फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनको बोला गया है फॉस्फोलिपिड। यानी कि यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं ये फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। किसी भी फॉस्फोलिपिड के या किसी भी लिपिड के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे इसको बोला जाता है हाइड्रोफिलिक हेड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोफिलिक हेड। हाइड्रोफिलिक हेड का मतलब क्या है? ये लिपिड के मॉलिक्यूल का वो पार्ट है जो वाटर में सोल्यूबलाइज हो सकता है, ठीक है, जिसके ऊपर चार्ज प्रेजेंट होगा, जो वाटर में सोल्यूबलाइज हो सकता है, ये उस पार्ट को नाम दिया गया है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब वाटर लविंग पार्ट, ओके। और जो नीचे आपको ये जो टेल्स दिखा रखी हैं, ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल। हाइड्रोफोबिक टेल का मतलब वाटर रिपेलिंग पार्ट, ठीक है। ये वो पार्ट है जो वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं हो सकता, नॉन पोलर पार्ट है, इसके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता, नॉन पोलर पार्ट है तो वाटर में सोल्यूबलाइज नहीं हो सकता, ठीक है। तो लिपिड की बाइलेयर किस तरीके से अरेंज होगी कि दोनों लेयर का जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है, जैसे ये हाइड्रोफोबिक टेल है इस तरफ और इधर वालों की भी हाइड्रोफोबिक टेल जो है वो एक दूसरे के कांटेक्ट में होगी, और हाइड्रोफिलिक हेड जो है वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, इधर ये बाहर की तरफ है, इधर ये बाहर की तरफ है, ठीक है। तो ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर आपको जो बताया गया वो है। अब जरा इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने लिपिड या फॉस्फोलिपिड बाइलेयर की बात कर ली, और यहां पर हम लोगों ने लिखा 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। 2 लेयर प्रोटीन की प्रेजेंट होती हैं, जिसमें से एक लेयर जो है वो ऐसे इस तरफ आप शो कर सकते हैं, दूसरी लेयर यानी कि इस तरफ, ठीक है। तो बाइलिपिड लेयर जो है फॉस्फोलिपिड्स की या बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड के दोनों तरफ प्रोटीन की एक एक लेयर प्रेजेंट होगी। On both the side or on both the surfaces of a lipid bilayer, one layer of protein is present, ठीक है। तो ये है क्या? प्रोटीन लेयर। ये भी है क्या? प्रोटीन लेयर, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। अब तीसरा पॉइंट जो इसमें आ गया है कि सर ये तो चलो हमें समझ में आ गया, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है, ये भी हमें समझ में आ गया कि ये प्रोटीन की लेयर है जो बाइलेयर के दोनों फेजेस पर प्रेजेंट है, लेकिन ये महाशय कौन है जो बीच में प्रेजेंट है? ये और ये। तो ये भी प्रोटीन्स ही हैं, लेकिन ये बाइलेयर के दोनों तरफ प्रेजेंट होने की बजाय दीज प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन बाइलेयर, ठीक है। ये जो प्रोटीन है ये फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के आउटर सरफेसेस पर प्रेजेंट होने की बजाय किसमें प्रेजेंट होते हैं? खुद फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर धंसे होते हैं। ये जो प्रोटीन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के अंदर धंसे होते हैं, ठीक है। इन प्रोटीन्स को नाम दे दिया जाता है इंट्रिंसिक प्रोटीन्स।
इंट्रिंसिक प्रोटीन का मतलब अंदर की तरफ धंसे हुए प्रोटीन, जो बाई लिपिड लेयर के अंदर प्रेजेंट है, उनको आप नाम दे रहे हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, जबकि जो प्रोटीन्स बाहर की तरफ प्रेजेंट हैं ये हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 3 लेयर प्रेजेंट हैं। सबसे पहले तो एक बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, 2 लेयर प्रोटीन्स की जो ऑन ईच सरफेस या ऑन ईच साइड ऑफ द बाइलेयर ऑफ लिपिड्स प्रेजेंट होगी। पर प्रोटीन फर्दर 2 तरह के हैं। कौन कौन से? ऐसे प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के दोनों तरफ प्रेजेंट हैं, उनको तो हम नाम दे रहे हैं क्या? एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मतलब आउटसाइड द बाइलेयर। और दूसरी कैटेगरी है ऐसे प्रोटीन्स की जो बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड है, धसे हुए हैं, उनको हम नाम देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। आई होप कि ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां पर जो हम लोगों ने बात की थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ए बाइलेयर ऑफ लिपिड। ये है क्या? बाइलेयर किसकी? फॉस्फोलिपिड्स की। ठीक है, एंड 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो एक हमने यहां आउटसाइड में दिखा दी, दूसरी हमने यहां इस तरफ दिखा दी आउटसाइड में, जो कि क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रोटीन की लेयर्स हैं। और कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो हमने बाइलेयर के अंदर एम्बेडेड दिखा दिए, धसे हुए दिखाए, इनको हमने नाम दे दिया क्या? इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये जो केमिकल्स हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये इस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फॉर्म करने के लिए अरेंज्ड होते हैं। एक चीज और, इसमें एक तरह का और केमिकल प्रेजेंट होता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है, उसका जो पार्ट है, वो लिपिड्स और प्रोटीन्स के कंपैरिजन में काफी कम है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूं और थोड़ा दोबारा से बना देता हूं ऊपर की तरफ। एक एक चीज को फिर से समझते हुए बनाएंगे। अभी मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। ये क्या है? फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। ये है इसका, इस मॉलिक्यूल का जो अपर हेड पार्ट है, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट, मींस वाटर सोल्यूबल। जबकि ये जो पार्ट है नीचे की तरफ, इसको हम नाम देते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट, मींस वाटर इनसोल्यूबल। ओके, तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ये है। कुछ डायग्राम में शायद आपको तरीके से समझ में नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैंने ये अलग से बना करके दिखाया है। अब हम उसी डायग्राम को फिर से बनाते हैं ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, मैंने यहां पर बना दिया फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स को इस तरीके से। हमने एक बड़े सारे प्रोटीन को दिखा दिया और फिर से क्या बनाने शुरू कर दिए? फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स। फिर एक छोटे से प्रोटीन को यहां पर दिखा दिया। ये अब कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स हमने यहां बाहर की तरफ ऐसे दिखा दिए, कुछ प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हमने इस फेस पर दिखा दिए। ठीक है, अब हम क्या बोल रहे हैं इसको कि ये जो स्ट्रक्चर था ये है बाइलेयर ऑफ लिपिड्स। ये
और ये हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लेयर्स। दो लेयर हो गई, एक इस फेस पर, दूसरी नीचे की तरफ इस फेस पर। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन लेयर्स, ठीक है, ये हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ये भी और ये भी। इनके अलावा अब देखिए भाई, हमने दो कंपोनेंट मेन बताए थे, दो कंपोनेंट्स में एक लिपिड फॉस्फोलिपिड और दूसरा प्रोटीन पार्ट था। लेकिन इसके अलावा भी सम स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स, small carbohydrates are also present on outer face of bilipid layer। आउटर फेस का मतलब बाहर की तरफ, अगर हम इसको बाहर की तरफ माने तो ये जो पार्ट होगा, इस तरफ छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एक और कलर का आकर लेता हूं मैं, इसलिए ये दिखा दिया। या तो ये जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होंगे या तो ये फैट के साथ अटैच होंगे, या फिर ये प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे। अगर कंडीशन है ये, तो इस सिचुएशन को हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। और अगर फैट के साथ अटैच्ड है ये, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। ठीक है, यहां पर ये जो दो टर्म्स आपके सामने आई हैं, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स, ये आउटर फेस पर, कहां? आउटर फेस ऑफ द बाइलिपिड लेयर। बाइलिपिड लेयर यानी कि एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसमें उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटर पार्ट, आउटर पार्ट का मतलब जो आउटर इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में है, जनरली वहां पर ये जो है प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट बाउंड कर रहा है किसके साथ? ग्लाइकोप्रोटीन की कंडीशन में है, अगर कार्बोहाइड्रेट बाउंड कर रहा है प्रोटीन के साथ, तो जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसको हम नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको वर्ड इज फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड अब वो बाउंड किस पर कर रहा है? प्रोटीन पर, तो क्या बन गया? ग्लाइकोप्रोटीन। सिमिलरली कार्बोहाइड्रेट अगर लिपिड के मॉलिक्यूल पर बाउंड करेगा तो उसको हम नाम दे देते हैं ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइको वर्ड इज फॉर कार्बोहाइड्रेट अगेन एंड लिपिड, मॉलिक्यूल के साथ वो बाउंड कर रहा है, तो जो कॉम्बिनेशन बनी उसको हमने नाम दे दिया ग्लाइकोलिपिड। अब देखिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप लोगों को लग रहा होगा यार ये तो चीजें नहीं बनती जा रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जो स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये सेलुलर आइडेंटिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आपकी बॉडी के हर सेल के ऊपर स्पेसिफिक टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बाउंड किए हुए हैं। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म के लिए ये अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं कि आपके स्कूल में आप लोगों को आई कार्ड दिया जाता है। उस आई कार्ड के ऊपर आपके बारे में सब कुछ बताया गया होता है। आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, कहाँ के रहने वाले हो, घर का फोन नंबर क्या है, क्लास कौन सी है। ठीक है, और वो आई कार्ड क्या है? आपकी आइडेंटिटी है।
आइडेंटिटी का मतलब कि ये जो बच्चा है ये इस स्कूल का है, इस क्लास का है, इसके पापा का नाम ये है, इस शहर का है। ठीक है, अगर किसी कंडीशन में आप लॉस्ट हो जाते हैं तो सिर्फ उस आई कार्ड की हेल्प से आपको वापस घर तक पहुंचा सकता है कोई भी। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर ट्रिलियन ऑफ सेल्स हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं। बाहर से कोई सेल अगर एंटर कर जाता है जो हमारी बॉडी का नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी का सेल नहीं है, वो बाहर से कोई पैथोजन का सेल आ गया है या कोई और दूसरा सेल आ गया है, एंट्री कर ली है किसी सेल ने, तो हमारी बॉडी के सेल्स कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो सेल है या नॉन सेल्फ सेल। सेल्फ मतलब खुद की बॉडी का है या नॉन सेल्फ मतलब आउटसाइड द बॉडी है। तो सेलुलर रिकॉग्निशन में, सेलुलर आइडेंटिटी को चेक करने के लिए ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं ये यूज में आते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैं फिर एक बार बता देता हूं आपको, रिपीट कर देता हूं जल्दी जल्दी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स से, बायोमोलिक्यूल से मिलकर के बनी है, लिपिड्स जो कि फॉस्फोलिपिड हैं और प्रोटीन्स। ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो है वो एक बाइलेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो लेयर्स हैं जो कंबाइंड हैं, इसलिए उसको हमने बोल दिया बाइलेयर। और प्रोटीन जो है वो दो लेयर्स की फॉर्म में, एक्सट्रिंसिक लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। इसके अलावा उसमें बाइलेयर के अंदर भी कुछ प्रोटीन जो कि लार्ज साइज के हो सकते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उन प्रोटीन्स को हम नाम दे देते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। ठीक है, इसके अलावा आउटर फेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटर फेस की तरफ प्रोटीन्स और लिपिड्स के साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी बाउंड होते हैं। ठीक है, और जब ये बाउंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स किस पर, प्रोटीन्स पर, तो बना लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। अगर ये बाउंड करते हैं लिपिड्स पर तो बना लेंगे ग्लाइकोलिपिड। और ये क्या काम करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट काम करेंगे। कौन सा, सेलुलर रिकॉग्निशन का, सेल्स को आइडेंटिफाई करने का, सेलुलर आइडेंटिटी को चेक करने का, टू चेक वेदर द सेल इज सेल्फ और नॉन सेल्फ। ओके, ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं क्या, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन क्या है। ठीक है, किस तरह के फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है। देखिए बहुत सारे फंक्शन हैं इसमें, बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लेकिन हमें ज्यादा नहीं करने, 4-5 फंक्शंस अगर हम कर लेते हैं तो ये हमारे लिए सफिशिएंट हैं। बड़े आसानी से आप, अगर आपसे कोई फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूछेगा तो मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट पॉइंट। उससे पहले हेडिंग्स लिख लेते हैं, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहला पॉइंट देखिए, शेप। अब चूंकि क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो एक सेल की आउटर मोस्ट कवरिंग है। ठीक है, आउटर कवरिंग है, सो इट provides a definite shape to the internal contents or to the internal constituents of a cell। ठीक है, ये शेप प्रोवाइड करती है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करेगी, किसको, इंटरनल कंस्टिट्यूएंट ऑफ सेल को, क्योंकि ये आउटर कवरिंग है। ठीक है, दूसरी चीज मैकेनिकल बैरियर। ठीक है, देखिए मैकेनिकल बैरियर की बात जहां पर आ जाती है तो एज
is the outermost covering, or it is the outer covering of a cell. It will allow or inhibits the movement of substance through itself. एक पॉइंट तो हो गया ये होता है इसके सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर की वजह से, सिलेक्टिवली परमिएबल नेचर। एक पॉइंट तो हो गया ये, ठीक है, कि ये आउटर कवरिंग है। जिस भी तरह का मटेरियल सेल के अंदर या बाहर जाना है उसे क्रॉस करना पड़ेगा किसको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू मटेरियल जो है वो मूव कर सकता है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड, ठीक है। दूसरी चीज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन चूंकि आउटर कवरिंग है, मैकेनिकल बैरियर की तरह दूसरे तरीके से कैसे बिहेव करेगी? ऊपर ही लिख देता हूं मैं। आई होप कि सिलेक्टिव परमिएबिलिटी का जो पॉइंट है वो क्लियर हुआ होगा, वरना मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊंगा क्या होती है परमिएबिलिटी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन also inhibits the entry of foreign particles like pathogens inside the cell, ठीक है। एक तो ये केमिकल जो सिलेक्टिव परमेबल नेचर है इसका, सिलेक्टिवली परमेबल नेचर है इसका, उसकी वजह से ये सब्सटेंसेस के मूवमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन कंट्रोल करती है। दूसरा, मैकेनिकल बैरियर के तौर पर कैसे काम करेंगी कि ये बाहर से आने वाला कोई फॉरेन पार्टिकल है, पैथोजन है, ठीक है, उसको इनहिबिट करती है, सेल के अंदर एंटर नहीं करने देगी, ठीक है। तो ये पॉइंट है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इज इंजेक्शन ऑफ फूड। या एंगल्फिंग फूड। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में इसको डिफाइन किया था तब हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ए फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। तो फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये मूव कर सकती है, बेंड कर सकती है, बाहर की तरफ ग्रो कर सकती है, अंदर की तरफ डिप्रेस हो सकती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इनवेजिनेशन और इवेजिनेशन। बाहर की तरफ निकलना इवेजिनेशन और अंदर की तरफ बेंड होना इनवेजिनेशन, ठीक है। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स के अंदर, जैसे अमीबा है या पैरामीशियम है या हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसीज हैं, वो इसी प्रॉपर्टी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की वजह से ही अपने सराउंडिंग में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स को एंगल्फ कर जाते हैं, इंजेस्ट कर जाते हैं, निगल जाते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबल नेचर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट हेल्प्स इन इंजेक्शन ऑफ फूड, ठीक है। और इसके बाद देखिए, अभी हम लोगों ने जब स्मॉल कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे थे, तो उसमें लास्ट पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था, हेल्प्स इन, इट आल्सो हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ
of cells due to presence of specific glycoproteins and glycolipids. ओके, ये पॉइंट जो था अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ छोटे कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द आउटर फेस ऑफ द बाइलिपिड लेयर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो प्रोटीन या लिपिड्स के साथ बाउंड करते हैं। इससे बनते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स, और वो क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक सेल्स को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं, टू डिफरेंशिएट द self cell from non self cells. Okay, so these are the functions of plasma membrane. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट जो लास्ट टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का, वो है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये टॉपिक जो है वो थोड़ा डायग्रामेटिक वे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए मैं इनको भी रब कर देता हूं यहां पर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने जा रहे हैं वो क्या है, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस पॉइंट को समझिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूवमेंट होनी है, क्या होना है, ट्रांसपोर्ट होना है ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन होनी है। मैं यहां पर बना देता हूं एक लेयर, मान लेते हैं ऐसे। ठीक है, ये है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम लोग शो कर देते हैं इस तरफ सेल और इस तरफ एनवायरनमेंट। अब क्या है, सेल को सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट है, सेल को सब्सटेंस चाहिए। हम लोगों ने कई जगह पढ़ा है कि जो सेल है, ऑर्गेनिज्म जो है, उसको अपने सर्वाइवल के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, अपने वेस्ट को भी बॉडी से बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सब जो काम होंगे ये किसके थ्रू, अगर कोई सेल के अंदर एंट्री होता है, कोई मटेरियल अंदर की तरफ जाता है या सेल से बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज होता है, तो क्या करना पड़ेगा, उस सब्सटेंस को, उस मटेरियल को, उस गैस को कम से कम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस जरूर करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात, कि अगर किसी तरह का कोई सब्सटेंस सेल्स के अंदर एंटर करता है या सेल्स के बाहर भी जाता है, तो कम से कम एक जो लेयर है वो जरूर क्रॉस की जाएगी, और उस लेयर को, उस कवरिंग को हमने नाम दिया यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होगा, ये जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ होगा, ये अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। किस तरह से होगा वो अब हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन किन किन तरीकों से होता है। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन जो है वो तीन तरीके से हो सकता है। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये तीन मैकेनिज्म्स जो हैं वो सेल के अंदर और बाहर मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो पहला है पैसिव ट्रांसपोर्ट, दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और तीसरा बल्क ट्रांसपोर्ट। एक्चुअली बल्क ट्रांसपोर्ट भी इज अ टाइप ऑफ एक्टिव
ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिफरेंस क्या है देखिए, पैसिव ट्रांसपोर्ट occurs without the consumption of एनर्जी। जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो क्या है, विदाउट द कंजप्शन ऑफ एनर्जी होगा, इसमें एनर्जी कंज्यूम बिल्कुल भी नहीं होगी। मटेरियल की अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है तो उसमें एनर्जी बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं होगी। दूसरा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंज्यूम एनर्जी फॉर ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोई मटेरियल, किसी तरह का कोई मटेरियल ट्रांसपोर्ट होगा तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एनर्जी कंज्यूम करेगी। ठीक है, और तीसरा है बल्क ट्रांसपोर्ट। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स are transported inside or outside the cell। ठीक है, लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे या तो सेल के अंदर या सेल से बाहर, इस चीज को ध्यान रखना है। बल्क ट्रांसपोर्ट में, बल्क का मतलब ही क्या होता है, ह्यूज, जो काफी ज्यादा अमाउंट में हो, इसलिए यहाँ पर क्या है, लार्ज साइज्ड पार्टिकल्स हैं। अगर सेल जो है वो किसी ऐसे पार्टिकल को इंजेस्ट कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करवाना चाहता है जो साइज में काफी बड़ा है, तो वो ना तो पैसिव से हो सकता है ना ही एक्टिव से हो सकता है, उसमें मेम्ब्रेन की मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और एनर्जी भी कंज्यूम होगी, तो उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अभी इतना ही। हम ये जो टॉपिक है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, इसको अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जहां पर आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज्म जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आएंगे आपके डिफ्यूजन। मैं लिख देता हूं यहां पर, इसमें एग्जांपल कौन कौन से आ जाते हैं देखिए। पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप पढ़ेंगे डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। ये तीन मैकेनिज्म आएंगे आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कुछ खास नहीं है, लेकिन बल्क ट्रांसपोर्ट में एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस, ये दो आएंगे आपके बल्क ट्रांसपोर्ट में। तो इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और थोड़ा बहुत इसके बारे में, ट्रांसपोर्ट के बारे में अच्छे से रीड कीजिए। किसी तरह का कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट्स के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कीजिए, अपने डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिए, और प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि जैसे ही मैं अगला वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए।